Hello everyone and welcome to another lecture. The topic for lecture is ICCPR or International Covenant on Civil and Political Rights. Further, I like to say that now onwards I won't be using the term International Covenant on Civil and Political Rights. Instead, I'll be using the term ICCPR. So, moving further, ऑन माई फर्स्ट स्लाइड यू कैन सी कि ये जो ICCPR है वो 1966 में जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था. अच्छा, बिफोर दैट I like to revise which we have studied, whatever we have studied in my previous video. In my previous video, I have discussed with you कि इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था. और मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स के 4 कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट UDHR, दूसरा कंपोनेंट है ICCPR, तीसरा कंपोनेंट है ICCPR के ही दोनों ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स, और लास्ट कंपोनेंट है इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स का ICESCR. सो इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू the second component of that is ICCPR, और साथ ही मैं आपके साथ इस वीडियो में दो ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स हैं ICCPR के, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. ठीक है. सो मूविंग फर्दर इन अ वीडियो, ऑन द फर्स्ट स्लाइड यू कैन सी कि ये ICCPR जो है उसे जनरल असेंबली में 1966 में अडॉप्ट किया था, एंड it took 10 years to come into the force. It means in 76 ICCPR came into the force, and you can see on this slide only in the second paragraph it is talking about the Human Rights Committee. अब ये Human Rights Committee क्या है? I've discussed with you about the UDHR and I told you कि UDHR जो है it is just a declaration, it is just the guideline, it is just the provision which can be a torch bearer for the entire world. इसका मतलब है कि ये जो UDHR था वो सिर्फ एक डिक्लेरेशन था, उसके पास कोई इन्फोर्समेंट मशीनरी नहीं थी. इट मीन्स इट वॉज वेरी वीक. अगर कोई कंट्री UDHR को इम्प्लीमेंट करती है या नहीं करती है, इसको चेक करने के लिए UDHR के पास कोई मैकेनिज्म नहीं था. And because of the lack of enforcement mechanism, UDHR was weak in its nature. So, to strengthen the human rights concept, हमने ICCPR में Human Rights Committee, ये कमिटी क्या है? ये कमिटी को समझ लो एक तरह का ट्रिब्यूनल है. ठीक है. ये हमने एक कमिटी बनाया जो कि 18 मेंबर्स की कमिटी है, और ये ह्यूमन राइट्स कमिटी जो होगी वो रिव्यू करेगी रेगुलर बेसिस पे कि स्टेट पार्टीज़ ने क्या ICCPR के प्रोविजंस को, क्या उसके आर्टिकल्स को अपने देश में उसे फॉलो करने की कोशिश करी, या फिर उसके अकॉर्डिंगली कोई लॉज में इम्प्लीमेंटेशन किया या कोई अमेंडमेंट लाया. इट मीन्स इसका इन्फोर्समेंट वाकई ग्राउंड लेवल पे हुआ है या कि नहीं, ये कौन चेक करेगा? ह्यूमन राइट्स कमिटी. और ये ह्यूमन राइट्स कमिटी किसके अंडर बनी? ICCPR के प्रोविजंस के अंडर बनी, सो दैट ये सिर्फ UDHR की तरह एक वीक प्रोविजंस ना रह जाए. ठीक है. और अगर कोई देश ICCPR का सिग्नेटरी बनता है या उसको रेटिफाई करता है, तो जिस साल वो देश रेटिफाई करेगा उस साल उसे ह्यूमन राइट्स कमिटी को रिपोर्ट सबमिट करनी होती है. यानी विद इन अ ईयर उसे रिपोर्ट सबमिट करनी होती है कि क्या उसने अपने डोमेस्टिक कंट्री में, अपनी डोमेस्टिक लेवल पे क्या उसने ICCPR के प्रोविजंस को अपने देश में अपनाने की कोशिश करी, क्या उसने पॉजिटिव स्टेप्स लिया सो दैट ह्यूमन राइट्स के प्रोविज़न इम्प्लीमेंट हो सकें उसकी कंट्री में. तो ये उसे जब वो रेक्टिफाई करता है ICCPR के प्रोविजंस को, तो उसे विद इन अ ईयर वो सबमिट करना पड़ता है ह्यूमन राइट्स कमिटी में. ठीक है. और एक बार वो रेक्टिफाई कर ले, सिग्नेटरी हो जाए, उसके बाद एक पहले साल उसने सबमिट कर दिया, फिर उसका नेक्स्ट रिपोर्ट कब देना होता है? उसे नेक्स्ट रिपोर्ट जनरली 4 साल के बाद देना होता है. यानी ह्यूमन राइट्स कमिटी उसे नेक्स्ट रिपोर्ट आफ्टर 4 years वो मांगती है. और ये जो ह्यूमन राइट्स कमिटी है इट नॉर्मली मीट्स इन जेनेवा, और ये नॉर्मली 3 सेशन कराती है. यानी एक साल में इनकी 3 बार मीटिंग होती है. और कहाँ होती है? इट इज़ जनरली इन जेनेवा. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, बिफोर studying the articles of the covenant,
I will like to discuss with you the preamble of the covenant, the preamble of the ICCPR. If you remember in my last video, I told you all that the preamble of UDHR, preamble of both the covenants, that is ICCPR and ICESR, is somehow similar to the nature and meaning of the human rights. और नेचर एंड मीनिंग ऑफ द ह्यूमन राइट्स के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है. सो आई सजेस्ट यू ऑल to go through that video, then only you are going to understand, then only you will be in better position to understand the nature of human rights, or you will be in better condition to understand the preamble of both the covenants and UDHR. So ICCPR के preamble में भी वही सारी बातें आ जाएंगी कि ये जो ह्यूमन राइट्स हैं वो इनहेरेंट हैं, वो इनएलिनेबल हैं, इट शुड बी इक्वली गिवन टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिफरेंसेस, एंड human rights, the freedom, we should try to make this place a better one, so that we can enhance every parameters of our life, so that we can enhance our personality, so we can live in a better and a dignified life. ठीक है. तो जो प्रियम्बल UDHR का है वही कोवेनेंट्स का भी है, और ये सब क्या है, मीनिंग एंड नेचर ऑफ द ह्यूमन राइट्स में. सो फर्दर आई लाइक टू टेल यू दैट ये जो ICCPR है उसको हमने डिवाइड किया है. देखो यहाँ पे हमने डिवाइड किया इसको 6 पार्ट्स में. सो पूरे के पूरे आर्टिकल्स जो ICCPR के हैं उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 6 पार्ट्स में. और इसमें कितने टोटल आर्टिकल्स हैं, इसमें 53 आर्टिकल्स हैं. तो पूरे के पूरे ICCPR के आर्टिकल्स को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया है. सो फर्दर स्टार्टिंग द आर्टिकल्स ऑफ द कोवेनेंट, इफ आई टॉक अबाउट द आर्टिकल 1, तो आर्टिकल 1 जो कि पार्ट 1 है, ठीक है. पार्ट 1 में सिर्फ एक आर्टिकल रखा गया है, और उस आर्टिकल 1 क्या है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन. राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, इफ़ यू रिमेंबर जनरेशन ऑफ राइट्स में मैंने ये भी कहा था कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो 3rd जनरेशन ऑफ राइट है, और ये राइट आप एक ग्रुप में मांग सकते हैं. इसका मतलब ये जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि आप अपना पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या होगा इसको डिसाइड करने का आपको अधिकार है. पॉलिटिकल आइडेंटिटी कह लो, या पॉलिटिकल रिकॉग्नाइजेशन कर लो, या पॉलिटिकल इंक्लिनेशन क्या होगा, ये ग्रुप ऑफ पीपल जो उस एरिया में रहते हैं उनको ये अधिकार है कि वो डिसाइड करेंगे कि उनका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन किधर होगा या पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या होगा. ठीक है. तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का यही मतलब होता है कि आप यू आर फ्री टू डिसाइड योर पॉलिटिकल आइडेंटिटी, और ये पार्ट 1 है ICCPR का. अच्छा, अब ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी, इसका मतलब ये जो ग्रुप राइट है ये किस बेसिस पे किया जाता है, यानी क्या ज़रूरत आ गई आपको कि आप अपना अपने देश से हटकर एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी लें. तो इसमें भी दो रीजंस हैं. जब ये देश जब एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम जब ICCPR का ड्राफ्टिंग हो रहा था, तो उस वक्त भी कुछ देश, कुछ एशियन या अफ्रीकन कंट्रीज़ में ऐसे कुछ एरियाज़ थे जो अभी भी कॉलोनी थे. तो ये जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात होती है, ये होती है अगेंस्ट दैट कॉलोनाइजेशन सिस्टम. पहली बात ये, अगेंस्ट दैट कॉलोनाइजेशन सिस्टम. और दूसरा क्या होता है कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, अगर कॉलोनीज़ ख़त्म हो जाती हैं, मान लो अब तो कॉलोनी सिस्टम कहीं नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में अगर मान लीजिए कि इंडिया जो कि सिग्नेटरी है दोनों कोवेनेंट्स का, और ये दोनों कोवेनेंट्स का पहला ही आर्टिकल है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, तो अब आज़ाद देश में, आज़ाद इंडिया में राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन अगर मांगे तो हमारे, आपको पता है हमारी इंटरनली बहुत सारे जगह प्रॉब्लम है. जैसे पंजाब हो गया, या हमारे 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट वाले एरियाज़ हो गए, या फिर मान लो कश्मीर का ये जो क्वेश्चन हो जाता है, कश्मीर का जो मामला होता है, इन सारे कंडीशंस में, इन सारे एरियाज़ में कुछ तो डिस्टर्बेंस है. तो अगर इंडिया ICCPR और ICESR दोनों का सिग्नेटरी है तो उसको राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दे देना चाहिए. लेकिन आप फर्दर पढ़ोगे कि कई सारे कोवेनेंट्स में रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ भी होती है. इसका मतलब ऑल्दो इंडिया सिग्नेटरी है ये कोवेनेंट्स का, लेकिन वो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन देगा तो उसकी खुद की कंट्री के बहुत सारे डिवीज़न हो जाएंगे. इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे कंट्रीज़ अगर सिग्नेटरी हो भी जाते हैं कोवेनेंट्स के, तो साथ ही साथ कुछ रिजर्वेशंस भी ले लेते हैं.
ठीक है। और ये जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है, ये या अगर अलग अपना पॉलिटिकल आइडेंटिफिकेशन कोई भी एरिया, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल क्यों मांगते हैं, वो इस कंडीशन में मांगते हैं कि जब वो ऐसा फील करते हैं कि दे आर नॉट फ्री टू डिस्पोज देयर पर्सनल रिसोर्सेज एंड वेल्थ, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर ओन मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस एरिया के लोगों को ऐसा लगता है कि वो फ्री नहीं है अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी रोज़ी के लिए, रोज़ी रोटी के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए, और जो उनके पास एरियाज़ में रिसोर्सेज हैं, जो उनके एरियाज़ में वेल्थ है, उस वेल्थ को, उस रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ नहीं किया जा रहा है और उस रिसोर्सेज से कहीं और डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ के लोगों का फ़ायदा नहीं हो रहा है, तब ऐसा लोगों को महसूस होता है कि नहीं, हमें फिर अलग आइडेंटिटी ही रखनी चाहिए। अगर हमारा डिवीज़न हो जाता है तो हमारा ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। क्यों? क्योंकि ऑल्दो उस एरिया में रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज हैं, प्लेंटी ऑफ वेल्थ है, पर उस एरिया का इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ऐसे केस में एक डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है। ऐसे केस में उन्हें लगता है कि वो राइट टू सब्सिस्टेंस यानी राइट टू क्या कहते हैं उसको, जीविका के साधन ऑल्दो हैं, पर वो इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। इस ग्राउंड्स पे वो मांगते हैं राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन पूरा होता था कब? जब कॉलोनाइजेशन वाला पीरियड था। लेकिन आज भी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं हटाया गया है, नहीं अमेंड हुआ है। लेकिन अब जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं वो रिजर्वेशन ले लेते हैं। इसका मतलब कि अगर एग्जाम्पल के लिए पंजाब या नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ या फिर कश्मीर जाकर कहता है कि हमें अलग होना है, तो ये उसका प्रपोज़ल नहीं माना जाएगा, क्योंकि इंडिया ऑल्दो सिग्नेटरी है पर उसने रिजर्वेशन ले रखा है। ठीक है, मूविंग टू द सेकेंड पार्ट, मूविंग टू द पार्ट 2, और ये पार्ट 2 में आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू आर्टिकल 2, 3, 4, 5। ठीक है, आई विल बी डिस्कसिंग 2, 3, 4, 5. It means I will be discussing with you 4 articles in part 2 of the ICCPR. क्लियर है? पार्ट 2 का ICCPR आर्टिकल 2 से शुरू होकर आर्टिकल 5 तक है। और आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 says that there should be no discrimination. There should be no discrimination done by the state, done by the domestic country in giving the rights to the people. इसका मतलब ये है कि जो स्टेट है या कहो कि जो कंट्री है वो ह्यूमन राइट्स के प्रोविजंस को इक्वली इंजॉय करने के लिए सारे के सारे लोगों को देगी। वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, इधर डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड अपॉन द लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, रीजन, एथनिसिटी, इन सब के ग्राउंड्स पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी देश, कोई कंट्री डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। एंड द कंट्री इज गोइंग टू गिव द ग्राउंड्स सो दैट ईच पीपल कैन हैव फुल एन्जॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। आर्टिकल 2 फर्दर ये कहता है कि अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम ग्रांटिंग राइट्स, ग्रांटिंग इक्वल राइट्स टू एवरीवन, ये स्टेट जो मैं बात करती हूँ तो इसका मतलब कंट्री ही होता है। ठीक है, तो ये जो स्टेट्स होते हैं या जो कंट्री होते हैं साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि अपने देश में वो जो ICCPR के प्रोविजंस हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, उसको रिस्पेक्ट कर सकें, उसको प्रोटेक्ट कर सकें और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकें। अच्छा, ये रिस्पेक्ट, प्रोटेक्ट और रिस्पॉन्सिबल हो सके ICCPR के आर्टिकल्स के लिए वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि स्टेट की जो मशीनरी होती है, यानी गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो ये अब कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने देश में ये जो तीनों गवर्नमेंट के कंपोनेंट्स हैं वो लॉज उस हिसाब से बनाए जो ICCPR के प्रोविजंस के साथ हो, यानी उसके कॉन्ट्रेरी ना हो, उसी को फर्दर प्रमोट करें। फर्दर क्या होता है? एग्जीक्यूटिव क्या करती है? इम्प्लीमेंट करवाती है, एडमिनिस्टर करवाती है उन लॉज को। तो गवर्नमेंट की कोशिश होनी चाहिए कि जो भी राइट्स ग्रांट किए गए हैं ICCPR में, या जो भी राइट्स UDHR में ग्रांटेड हैं या ICEACR में ग्रांटेड हैं, उन सब का इम्प्लीमेंटेशन हो सके देश में। और जुडिशरी यानी जो इंटरप्रेटर है
राइट्स का उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी के वो राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, यानी वो राइट्स को नहीं मिल रहे हैं, तो जुडिशरी फर्दर उस राइट्स का प्रोटेक्शन करे। ठीक है, तो तीनों मशीनरी के थ्रू हर देश को चाहिए कि वो ग्राउंड लेवल पे ICCPR के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, तो हमने आर्टिकल 2 में दो बातें पढ़ी, दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट इन ग्रांटिंग द राइट्स, और दूसरा हमने क्या पढ़ा आर्टिकल 2 में ही कि स्टेट शुड प्रोटेक्ट, रिस्पेक्ट एंड शुड बी रिस्पॉन्सिबल इन ग्रांटिंग द राइट्स गिवन इन द ICCPR। ठीक है, आर्टिकल 3 जो पार्ट 2 में ही मैंने डिस्कस करना है आपके साथ। आर्टिकल 3 फर्दर क्या कहता है कि स्टेट शुड फोस्टर इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। इसका मतलब है कि स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मैन एंड वुमेन में कोई डिफरेंस नहीं करेगा, दोनों के राइट्स को इक्वली प्रोटेक्ट करेगा और दोनों के डेवलपमेंट के लिए इक्वल ग्राउंड्स प्रोवाइड करवाएगा। क्लियर है। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि दीज राइट्स माने द राइट्स गिवन इन द ICCPR आर नॉट एट ऑल एब्सोल्यूट, दे आर सब्जेक्ट टू इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन से क्या मतलब होता है, यानी थ्रेट टू द लाइफ ऑफ द नेशन। तो ये जो ICCPR के राइट्स हैं वो सब्जेक्ट टू इमरजेंसी सिचुएशन हो गए। इट मीन्स कि अगर देर इज थ्रेट टू द नेशन देन दीज राइट्स कैन बी डेरोगेटेड ऑल्सो, बट देर शुड बी सम राइट्स विच कैन नॉट बी डेरोगेटेड इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी ऑल्सो। जैसे राइट टू फ्री फ्रॉम टॉर्चर, ये ICCPR का एक आर्टिकल है, यानी एक ICCPR का राइट है फॉर एग्जाम्पल, वो हम इमरजेंसी सिचुएशन में भी नहीं ले सकते हैं। सिमिलरली इंडिया में ऐसे कौन से राइट्स हैं जो हम इमरजेंसी में भी नहीं ले सकते हैं, यानी आर्टिकल 20 और 21 है ना। इमरजेंसी सिचुएशन में भी दीज राइट्स कैन नॉट बी डेरोगेटेड। सिमिलरली ICCPR का आर्टिकल 4 कहता है कि ये जो राइट्स हैं दे आर ऑल्सो नॉट एब्सोल्यूट एंड दे कैन बी डेरोगेटेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी एक्सेप्ट सम ऑफ द बेसिक राइट्स। क्लियर है। आर्टिकल 4 ये कह रहा है, और आर्टिकल 5 क्या कहता है, आर्टिकल 5 ये कह रहा है कि ये जो प्रोविजंस हैं, यानी जो आर्टिकल्स हैं, जो राइट्स प्रोटेक्टेड हैं ICCPR में, दे कैन नॉट बी डिस्ट्रक्टेड, दे कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड। इसका मतलब है, और नीदर दे कैन बी डेरोगेटेड। मान लो अगर कोई सिचुएशन एकदम नॉर्मल चल रही है, तो इस नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो ICCPR में प्रोविजंस दिए हुए हैं वो कोई भी कंट्री अपने हिसाब से उसमें कोई भी चेंजेस नहीं ला सकती, उसके किसी भी पार्ट को डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकती, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती, ना ही किसी पार्ट का वो या पूरे के पूरे आर्टिकल का वो डेरोगेट कर सकती है। नॉर्मल के सर्कमस्टांसेस में अगर आपकी कोई कंट्री सिग्नेटरी है, रेटिफाई किया है उसने ICCPR को, तो उसे हर हाल में जिस तरह से राइट्स लिखे हुए हैं ICCPR में उसको उसी तरह से इंटरप्रेट करके अपने देश में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा हर एक कंट्री जो सिग्नेटरी या रेटिफाई कर रखा है उसने ICCPR। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 2 से 5 तक था, जो कि ICCPR के पार्ट 2 में आए। ICCPR जो मैंने आपको फर्दर पहले बोला, आई टोल्ड यू, आई डिस्कस विथ यू कि ICCPR में आपको सबसे पहले प्रियम्बल डिस्कस करना है। प्रियम्बल हमने डिस्कस कर रखा है मीनिंग एंड नेचर ऑफ ह्यूमन राइट्स में, प्रियम्बल हमने डिस्कस कर रखा है UDHR में। फिर आपको लिखना है कि ICCPR को हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 53, इतने सारे जो आर्टिकल्स है उसको हम ब्रॉडली 6 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट में सिर्फ एक आर्टिकल आता है, पहले पार्ट में सिर्फ एक आर्टिकल आता है, दैट इज आर्टिकल 1। और आर्टिकल 1 क्या कहता है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। दूसरे पार्ट में 4 आर्टिकल्स आते हैं, यानी आर्टिकल 2, 3, 4, 5। ठीक है, और ये आई हैव हाईलाइटेड ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट, आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू। पार्ट 2 क्या कहता है, जो कि आर्टिकल 2 से लेकर 5 तक है, obliges party to legislate when necessary to give effect to the rights recognized in the covenant। यही सारी बातें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी डिटेल में, वो फर्दर लाइंस में यही लिखा हुआ है। हमने आपके साथ क्या डिस्कशन किया, हमने अभी आर्टिकल 2 क्या कहता है कि वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा और इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा कि वो सारे के सारे राइट्स
हर बंदा इंजॉय कर सके, और जो हमारे बीच में डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस बेस्ड अपॉन द लैंग्वेज, रिलीजन, रीजन, एथनिसिटी, इन सब के ऊपर, इन सब के ग्राउंड्स पे जो हमारे में डिस्क्रिमिनेशन है, जो डिफरेंसेस है, उसको वो देश कंसीडर नहीं करेगा और अपॉर्चुनिटी देगा कि सब लोग इक्वली इंजॉय कर सके, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा सबके बीच में वो राइट्स। और दूसरा क्या काम है आर्टिकल 2 का ही, आर्टिकल 2 ये कहता है कि हर देश अपनी जो भी मशीनरी है, जो भी गवर्नमेंटल मशीनरी है, चाहे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी, पूरी कोशिश करेगा कि लेजिस्लेटिव मशीनरी के थ्रू वो सारे के सारे राइट्स को इम्प्लीमेंट कर सके, देश में इंटरप्रेट कर सके एज इट इज़, सिमिलरली एज इट इज़ रिटन इन द कोवेनेंट। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि हर देश फोस्टर करेगा इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, यानी इक्वल प्रोविजन, इक्वल राइट्स देगा मैन एंड वुमेन को। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो ये जो राइट्स है वो एब्सोल्यूट नहीं है। इमरजेंसी सिचुएशंस में बहुत सारे राइट्स कैन बी टेकन अवे, बट आर्टिकल 4 ने कुछ लिस्ट दिया है कि ये राइट्स कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम द पीपल इफ़ देयर इज़ इमरजेंसी ऑल्सो। जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट टू फ्री फ्रॉम टॉर्चर जैसा जो राइट है वो आप नहीं ले सकते हैं इमरजेंसी के कंडीशंस में भी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ वी गो इन डिटेल, तो आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 6 जैसे प्रोहिबिशन ऑफ टॉर्चर एंड क्रूअल इनह्यूमन डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट है। आर्टिकल मतलब मैं बता रही हूँ आपके साथ कि कौन कौन से नहीं लिए जा सकते राइट्स, तो ये आर्टिकल 4 बताएगा कि कौन कौन से राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी भी आप नहीं ले सकते हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि अगर सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है तो कोई भी ICCPR के प्रोविजंस के साथ डिस्ट्रक्शन, रिस्ट्रिक्शन या डेरोगेशन नहीं करेगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये है हमारा पार्ट 3। पार्ट 3 कहाँ से स्टार्ट होता है? आर्टिकल 6 से लेकर आर्टिकल 27 तक है पार्ट 3 हमारा। इसमें सारे के सारे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स डिस्कस्ड हैं। ये सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स समहाउ सिमिलर होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो भी सिविल एंड पॉलिटिकल ही नेचर का है। सो आई एम गोइंग टू रीड सम ऑफ द राइट्स। लम सम, देखो लम सम इन सब में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है। सो इसको हमने ब्रॉडली कैटेगराइज किया था 6 पार्ट में, और हम 3rd पार्ट पढ़ रहे हैं जिसमें आर्टिकल 6 से लेकर 27 तक है। आर्टिकल 6, 7, 8 लम सम यही बात करता है, इट ट्राइज टू गिव राइट टू लाइफ, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड स्लेवरी। ये आर्टिकल 6, 7, 8 समहाउ ये सब चीज़ों पे फोकस करता है, किस पे? राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड स्लेवरी। आर्टिकल 9, 10, 11 किस पे एम्फेसाइज कर रहा है, किस आइडिया पे? दैट लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन इन फॉर्म ऑफ फ्रीडम फ्रॉम, यानी आर्बिट्री अरेस्ट हुआ या डिटेंशन हुआ, इन सब के लिए राइट, इन सब के अगेंस्ट राइट होगा। और ये कहाँ डिस्कस है? आर्टिकल 9, 10, 11 में। मूविंग फर्दर, आर्टिकल 14, 15, 16 ये क्या बोलता है? ये बोल रहा है कि प्रोसीजर फेयरनेस इन लॉ इन द फॉर्म ऑफ राइट्स टू ड्यू प्रोसेस, अ फेयर एंड इम्पार्शियल लॉ। ये सब आइडिया जो है, देखो कुछ आइडियाज़ एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं, इसी के ग्राउंड्स पे इनको एक जगह ग्रुप में बनाया गया। जैसे आर्टिकल 14, 15, 16 का लगभग एक ही जैसा ग्राउंड है। फिर यहाँ आर्टिकल 12, 13 हो गया, फिर 17 से 24 तक जो आर्टिकल्स हैं उन सब का फोकल पॉइंट अगर हम उसको समरी बनाएं तो क्या होगा? इट टॉक्स अबाउट द इंडिविजुअल लिबर्टी इन फॉर्म ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी अपने देश में कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, कोई भी ऑक्यूपेशन अपनाओ, पूरे देश में जाकर कहीं भी। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, थॉट, कंसाइंस एंड रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एसोसिएशन एंड असेंबली, फैमिली राइट्स एंड राइट टू नेशनैलिटी एंड द राइट टू प्राइवेसी। ये सारे के सारे लगभग एक जैसे आर्टिकल्स डिस्कस है आर्टिकल 12, 13 में और आर्टिकल 17 से लेकर 24 तक। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेकेंड लास्ट, आर्टिकल 20 जो कि किसी के साथ हम उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते। वो क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ एनी प्रोपेगेंडा ऑफ वॉर एज वेल एज एनी एडवोकेसी ऑफ नेशनल और रिलीजियस हेट्रेड। अच्छा, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स इनसाइटमेंट
टू डिस्क्रिमिनेट। इसका मतलब क्या, आर्टिकल 20 क्या कहता है कि प्रोहिबिशन करना चाहिए, नहीं प्रोहिबिट करना चाहिए कि कोई भी वॉर को प्रोपोगेट ना करे। आपको आई डिस्कस इन माय प्रीवियस वीडियो कि यूनाइटेड नेशन के बनने की क्या वजह थी कि वर्ल्ड वॉर 3 ना, पर अब यूनाइटेड नेशन का जो फोकस था ये उस पर वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, ये ना कह के उसका मोटिव क्या हो गया कि ह्यूमन का डेवलपमेंट हो इन द एंटायर वर्ल्ड, यानी ह्यूमन का डेवलपमेंट के ग्राउंड्स क्रिएट करें सो दैट उसकी पर्सनालिटी का एनहांसमेंट हो सके। और ये हमारा मोटिव हो गया, यूनाइटेड नेशन के मोटिव हो गया। और इसी मोटिव को फुलफ़िल करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने ये जो इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स है या फिर कहो UDHR है, ये कोवेनेंस है, इसी वजह से ये कोवेनेंस लाया गया सो दैट ह्यूमन बीइंग एक सेफ प्लेस रह सके, एक उसके डिग्निफाइड लाइफ हम दे सकें। तो आर्टिकल 20 क्या कहता है कि ऐसे किसी भी सिचुएशन से, किसी भी कंडीशन से हर देश को बचना चाहिए और अपने आप को बचाना चाहिए कि कोई वॉर जैसी सिचुएशन फिर से क्रिएट ना हो जाए। यानी कोई भी प्रोपेगेंडा और वॉर वाला, यानी उसके वॉर को प्रोत्साहित करने वाली कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस ना बने, एज वेल एज एनी एडवोकेसी ऑफ नेशनल और रिलीजियस हेट्रेड। यानी अपने देश में कोई नेशनैलिटी के ग्राउंड पे या कोई रिलीजन के, कोई धर्म के ग्राउंड पे कोई डिफरेंसेस को, कोई डिस्क्रिमिनेशन को या हॉस्टाइल सिचुएशन को या वॉयलेंस को प्रमोट मत करो। इन सब से क्या होगा, ह्यूमन बीइंग फिर से सफ़र करेगा, इर्रिस्पेक्टिव कि वो किस रिलीजन का है, किस नेशन का है। इन सब से क्या होना है, ह्यूमन बीइंग की फिर से सफरिंग बढ़ेगी, फिर से वो क्रुएलिटी बढ़ेगी जो हम प्रीवियसली देख चुके हैं, जो हम हिस्ट्री में हो चुका है, वो फिर हिस्ट्री रिपीट करेगी। अगर ये हेट्रेड फीलिंग, चाहे वो हेट्रेड फीलिंग अपनी नेशनैलिटी यानी अपनी नेशनैलिटी को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करने पे के बेसिस पे हो या फिर ये रिलीजन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने के बेसिस पे हो, इन सब से क्या होगा, फिर नफ़रत बनेगी, फैलेगी और फिर ह्यूमन बीइंग ही सफ़र करेगा। तो ये क्या ICCPR का आर्टिकल 20 कहता है। आर्टिकल 25 क्या कह रहा है, आर्टिकल 25 कह रहा है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन प्रमोट करना चाहिए हर डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी भी तो यही कहता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से क्या होगा कि जो रूलर्स की अर्बाइटनेस है, जो उसके पावर्स हैं, उस पर थोड़ा रोक लगेगी, यानी उसकी जवाबदेही बनेगी। ऐसे कंडीशंस में वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा तो एक बेटर कंडीशन से कोई भी देश रन कर सकेगा। ये आर्टिकल 25 कहता है। 26 और 27 क्या कहता है, नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए माइनॉरिटी को भी। मूविंग फर्दर, हाँ, अब ICCPR का पार्ट 4, यानी हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया। पार्ट 1 में सिर्फ एक ही आर्टिकल है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। पार्ट 2 में 4 आर्टिकल है, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 हमने डिस्कस किया था। पार्ट 3 ऑफ ICCPR में आर्टिकल्स हैं 6 से 27 तक, और ये सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पार्ट 3 सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के बारे में डिस्कस करती है, ये भी हमने अभी फ़ौरन डिस्कस किया। पार्ट 4 क्या डिस्कस करता है, इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट मशीनरी के ऊपर डिस्कस करता है, और ये 28 से 45 तक है। ये इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट मशीनरी के ऊपर डिस्कस करता है कि किस तरह से हमें कोशिश करना चाहिए कि ये जो कोवेनेंट के राइट्स हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, और यानी एक चेक हो सके। ये ह्यूमन राइट्स कमेटी, इनफैक्ट ये जो है यही आर्टिकल 28 से 45 तक प्रमोट करता है कि ह्यूमन राइट्स कमेटी बने, और ये मैंने आपके साथ इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया है। ह्यूमन राइट्स कमेटी ह्यूमन राइट्स कमेटी इज़ लाइक स्मॉल ट्रिब्यूनल टाइप, जिसमें 18 मेंबर्स होते हैं, और ये 18 मेंबर्स जो भी इस देश के जो भी कंट्री सिग्नेटरी या रेटिफाई करती है ICCPR को, उसके ऊपर चेक लगाते हैं, उसको चेक करते रहते हैं कि क्या वो हकीकत में, क्या वो सच में वो ICCPR के प्रोविजंस जो दिए गए हैं वो इम्प्लीमेंट कर रही है कि नहीं अपने देश में।
और इसी में फर्दर है कि कोई भी कंट्री जो कि सिग्नेटरी है वो दो तरीके से ह्यूमन राइट्स कमेटी चेक कर सकती है कि वो प्रोविजंस अप्लाई हो रहे कि नहीं। पहला है रिपोर्टिंग प्रोसीजर और दूसरा इंटर स्टेट कम्युनिकेशन सिस्टम। इसका मतलब ये है, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया है पहले भी इसी वीडियो में, कि कोई कंट्री अगर सिग्नेटरी होती है या रेटिफाई करती है ICCPR को, तो उसको अपने जिस साल वो सिग्नेटरी होती है उसी साल उसको एक रिपोर्ट देना पड़ता है कि उसने किस तरह से कोशिशें की कि वो ICCPR की प्रोविजंस उसके कंट्री में इम्प्लीमेंट हुआ। फिर दूसरा क्या होता है कि इंटर स्टेट कम्युनिकेशन सिस्टम। मान लो कि दो स्टेट के बीच में कोई मनमुटाव हो जाता है, कोई डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो वो अपने जो डिफरेंसेस होते हैं वो जाते हैं ह्यूमन राइट्स कमेटी में लेकर, और ये ह्यूमन राइट्स कमेटी की जिम्मेदारी बनती है कि इनके वो डिफरेंसेस को, इनके वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को वो सॉर्ट आउट कर दे। ठीक है। नाउ पार्ट 5 जो है आपका, वो आर्टिकल 46 से 47 तक आता है, और ये जो पार्ट 5 है उसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन और सेविंग प्रोविजन। इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब सिंपल से ये है कि जो भी ये जो कंट्रीज़ हैं, जो भी इसके सिग्नेटरी हैं, वो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ह्यूमन राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के जो भी डिक्लेरेशन या जो भी कोवेनेंट्स लाए गए हैं, उसमें जो प्रोविजंस दिए गए हैं, उसमें जो राइट्स दिए गए हैं, उसको कोई भी सिग्नेटरी देश उन राइट्स के साथ छेड़छाड़ ना करे, ना ही कोई कोशिश करे कि उसके साथ इम्पेयर करे, ना ही उसको वीक या डैमेज करने की कोशिश करे। यानी जो राइट्स हैं, जो प्रोविजंस दिए हुए हैं ICCPR के कोवेनेंट्स में, वो प्रोविजंस वैसे ही हूबहू अपने देश में इम्प्लीमेंट करे, उसमें कोई चेंजेस ना लाए, उसमें कोई ऐसा लॉ ना बनाए कि ICCPR के प्रोविजंस को वीक किया जा सके। ये पार्ट 5 जो कि 46 आर्टिकल और आर्टिकल 47 यही डिस्कस करता है कि जो राइट्स, जो इनहेरेंट राइट्स हैं लोगों के, वो उसको इंटरफेयर ना करे कोई भी सिग्नेटरी देश। देखो, क्लैरिफाइज दैट कोवेनेंट शैल नॉट बी इंटरप्रेटेड एज इंटरफेयरिंग विद द ऑपरेशन ऑफ UN और इनहेरेंट राइट्स। यूनाइटेड नेशन क्या था, इसी इनहेरेंट राइट्स को ही तो प्रमोट कर रहा था। इनहेरेंट राइट्स क्या है, यानी ह्यूमन राइट्स इनहेरेंट है, जिसे नेचर ने दिया है। तो जो भी सिग्नेटरी देश है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये जो इनहेरेंट राइट्स है, यानी जो ह्यूमन राइट्स की प्रोविज़न डिस्कस हैं ICCPR में, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे, ना कि उसको मिस इंटरप्रेट करे, ना कि उसको वीक या डैमेज करे, ना कि उसको इम्पेयर करने की कोशिश करे। यही है पार्ट 5 ऑफ ICCPR में। पार्ट 6 जो कि लास्ट है, वो आर्टिकल 48 से 53 तक है, यानी गवर्न्स रेटिफिकेशन, एंट्री इनटू फोर्स एंड अमेंडमेंट ऑफ द कोवेनेंट। इसका मतलब ये है कि ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 48 से 53 तक, वो बताती है कि कोई भी देश कैसे रेटिफाई करेगा ICCPR के प्रोविजंस को, और कैसे उस देश में वो जो ICCPR के प्रोविजंस हैं कैसे फोर्स में आएंगे, और क्या कोई फर्दर अमेंडमेंट हो सकता है कि नहीं कोवेनेंट में। तो फर्दर अमेंडमेंट एज सच इतना कोवेनेंट में नहीं होता है, लेकिन अगर मेजॉरिटी यानी मैक्सिमम कंट्री चाहे तो फर्दर कोई अमेंडमेंट ला सकती है ICCPR के प्रोविजंस में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ICCPR provisions. In this video only I will be discussing the optional protocols. और मैंने आपके साथ बोला था कि ये ऑप्शनल प्रोटोकॉल जो है वो ICCPR के ही ऑप्शनल प्रोटोकॉल हैं, और ICCPR के दो ऑप्शनल प्रोटोकॉल हैं, और ये दो कौन है? पहला है इंडिविजुअल कंप्लेंट सिस्टम, और दूसरा क्या है? डेथ पेनल्टी का एबॉलिश। तो हम फर्दर पहला पढ़ेंगे जो कि है इंडिविजुअल कंप्लेंट सिस्टम। अब देखो इंडिविजुअल कंप्लेंट सिस्टम में क्या होता है, जैसा कि नाम से यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर कोई देश, अब देखो ICCPR में जो प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 1 से लेके 53 तक हैं। अब ये अलग से दो प्रोटोकॉल लाने की क्या ज़रूरत है? अलग से प्रोटोकॉल लाने की यही वजह थी
कि मान लीजिए कि कोई कंट्री आईसीसीपीआर के सारे प्रोविज़न को अग्री कर रहा है, ठीक है, अगर वो पूरे प्रोविज़न को अग्री कर रहा है तो सिग्नेटरी बन जाता है। लेकिन इसमें जो 2 ऑप्शनल प्रोटोकॉल हैं, पहला क्या है ऑप्शनल प्रोटोकॉल, इंडिविजुअल कंप्लेंट सिस्टम। मान लो कि इंडिविजुअल कंप्लेंट सिस्टम वो अप्लाई नहीं करना चाहता हो देश, और दूसरा क्या है, डेथ पेनल्टी को अबॉलिश करना, यानी अपने देश में किसी को सजाए मौत आप नहीं दे सकते हैं। तो जब ये 2 प्रोविजंस लाए गए, ये 2 प्रोटोकॉल्स लाए गए, तो बहुत सारे देश ने इसका विरोध किया। इसका मतलब है कि वो नहीं चाहते थे कि इंडिविजुअल कंप्लेंट सिस्टम हो, या वो नहीं चाहते थे कि अबॉलिश करे डेथ पेनल्टी को। बहुत सारे लोग इस आर्टिकल को साइन ही नहीं करना चाहते थे, इस वजह से वो आईसीसीपीआर के सिग्नेटरी बनना ही नहीं चाहते थे। ऐसी कंडीशन में यूनाइटेड नेशन ने ये डिसाइड किया कि आप कोवेनेंट के सिग्नेटरी बन जाओ, रेटिफाई कर लो कोवेनेंट को, आप कोवेनेंट को अप्लाई कर सकते हो अपने देश में, और चाहो तो प्रोटोकॉल को साइन मत करो। इसका मतलब कि आप अग्री करते हो, सिग्नेटरी हो या रेटिफिकेशन के थ्रू आप अग्री करते हो कि आप आईसीसीपीआर के सारे प्रोविजंस अपने देश में इम्प्लीमेंट करवाओगे। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ऑप्शनल प्रोटोकॉल से। क्यों? क्योंकि आप मत करो साइन, आपका ऑप्शनल प्रोटोकॉल में जो दिए हैं प्रोविज़न आप उससे अग्री नहीं करते हो, मत करो साइन, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी सिग्नेटरी बनने का। आईसीसीपीआर से आप अग्री करते हो तो उसके सिग्नेटरी बन जाओ। इसका मतलब ये है कि ये जो 2 ऑप्शनल प्रोटोकॉल हैं इसको अग्री ही नहीं कर रहे थे बहुत सारे बहुत सारे देश, बहुत सारी कंट्रीज़ इसको अपनाना ही नहीं चाहते थे। ये बहुत बड़ा हर्डल बन रहा था कि आईसीसीपीआर को लोग साइन नहीं कर रहे थे उसके प्रोविजंस को। इसलिए ये जो सबके लिए क्या कहते हैं, सबके आपकी जो किरकिरी बन रही थी समझो, या फिर ये जो 2 ऑप्शनल प्रोटोकॉल है जिसके लिए मैक्सिमम लोगों का एजिटेशन था, मैक्सिमम लोग इसको अप्लाई नहीं करना चाहते थे, उसको आईसीसीपीआर ने एक अलग तरीके से अपनाया, यानी ऑप्शनल प्रोटोकॉल के नाम से अपनाया कि या तो चाहो तो उस जो प्रोटोकॉल में है वो ऑप्शनल है, चाहो तो उसके सिग्नेटरी बनो, चाहे तो मत करो अप्लाई। यानी आप एट अ टाइम आईसीसीपीआर को साइन कर सकते हो, उसके सिग्नेटरी उसके रेटिफाई कर सकते हो, और मत करो दोनों प्रोटोकॉल को साइन। इंडिया आईसीसीपीआर का सिग्नेटरी है, लेकिन उसने दोनों ऑप्शनल प्रोटोकॉल को नहीं साइन किया है, तो ये तो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए हमने ऑप्शनल प्रोटोकॉल को ऑप्शनल रख दिया है कि आप चाहो तो इसको कंट्रीज चाहें तो इसको साइन करें, रेटिफाई करें, और ना चाहें तो मत करें। तो ये ऑप्शनल प्रोटोकॉल क्या है हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे। पहला क्या है, इंडिविजुअल कंप्लेंट सिस्टम। आपको मैंने बताया ह्यूमन राइट्स कमेटी के बारे में। ह्यूमन राइट्स कमेटी क्या है, एक ऐसा समझो ट्रिब्यूनल है, एक ऐसी कमेटी है जिसमें 18 मेंबर्स होते हैं, और ये 18 मेंबर्स क्या करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं कि क्या वाकई जो देशों ने साइन किया है, रेटिफाई किया है आईसीसीपीआर के प्रोविजंस को, क्या वो वाकई में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या वो ग्राउंड रियलिटी पे कोशिश कर रहे हैं कि उस प्रोविजंस को लोगों को दे सके। ये कौन चेक करता है, ह्यूमन राइट्स कमेटी। ह्यूमन राइट्स कमेटी कैसे चेक करती है, पहला क्या था रिपोर्टिंग सिस्टम, दूसरा क्या था इंटर स्टेट कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि आपके इसी आर्टिकल्स जो कि आपके आईसीसीपीआर में ही गिवन है, आईसीसीपीआर में ही वो दिया हुआ है। इन्फोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है जो कि पार्ट 4 में आता है। लेकिन ये जो इंडिविजुअल कंप्लेंट सिस्टम है, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो कि ऑप्शनल प्रोटोकॉल में आता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई बंदा जिसके देश ने ऑप्शनल प्रोटोकॉल को भी साइन कर रखा है और उस बंदे के राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, यानी वो राइट्स जो आईसीसीपीआर में दिए गए हैं वो उसको नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो जो इंडिविजुअल है वो रिटर्न कंप्लेन लेके जाता है ह्यूमन राइट्स कमेटी के पास, ठीक है। और ह्यूमन राइट्स कमेटी के पास जब जाता है वो एक रिटर्न कंप्लेन लेके, तो वो ये साथ में कहता है कि मैंने डोमेस्टिक लेवल पे पूरी कोशिश कर ली कि वो सारे के सारे राइट्स मुझे मिल सके जो कि आईसीसीपीआर में गिवन है, लेकिन मैंने डोमेस्टिक रेमेडी ले ली और वो राइट्स मुझे मेरे देश में नहीं मिल रहे हैं, और इस वजह से मैं एक रिटर्न कंप्लेन लेकर आया हूँ कमेटी के पास। तो वो जो कमेटी है वो उस रिटर्न कंप्लेन को एक्सेप्ट करती है, और उस वो जो रिटर्न कंप्लेन है उसके बेसिस पे
उसके बेसिस पे क्या करती है कि ये जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है उस कंट्री में जिस कंट्री ने वॉयलेट किया है इंडिविजुअल के वो राइट्स, उस कंट्री में एक लिखित एक रिटन कंप्लेन देती है। और इस रिटन कंप्लेन में ये होता है कि वो स्टेट क्लैरिफाई करेगा कि इस बंदे के राइट्स को क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया गया। समझ गए? ये बात इतना क्लियर है। यानी इंडिविजुअल कंप्लेंट सिस्टम में ये ऑप्शनल प्रोटोकॉल है, आप चाहो तो साइन करो या मत करो। इंडिविजुअल कंप्लेंट सिस्टम में क्या होता है कि अगर किसी इंडिविजुअल के राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं और वो सारे डोमेस्टिक रेमेडीज़ ले लेता है, यानी हमारे इंडिया में डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कोर्ट हैं, स्टेट लेवल के कोर्ट हैं, हाई कोर्ट्स हुए हैं जैसे, या फिर सुप्रीम कोर्ट, सब जगह उसने अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी कोर्ट ने उसकी बात को, उसके राइट को प्रोटेक्ट नहीं किया। तो ऐसे कंडीशन में वो एक लिखित कंप्लेन, वो रिटन कंप्लेन देता है ह्यूमन राइट्स कमेटी के पास, और वो ये कहता है कि मैंने सारे डोमेस्टिक ज्यूरिसडिक्शन में अपील करके देख लिया, ट्राई करके देख लिया, मेरे जो ICCPR में राइट्स प्रोविज़न, जो राइट्स दिए हुए हैं ICCPR में, वो राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, तो मैं अपने डोमेस्टिक लेवल पे सारा ज्यूरिसडिक्शन अप्लाई किया, फेल हो गया मैं, इसलिए मैं अपना रिटन कंप्लेन लेकर आए ह्यूमन राइट्स कमेटी के पास। अब ह्यूमन राइट्स कमेटी क्या करेगी, एक रिटन एप्लीकेशन देगी उस स्टेट को, उस कंट्री को, और उस कंट्री को ये बताना होगा, क्लेरिफाई करना होगा कि उसने अभी तक ऐसा कोई एक्शन क्यों नहीं लिया कि उस इंडिविजुअल के राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं। ठीक है, और ये जो कंट्री होती है उसको 6 महीने में ये जवाब देना पड़ता है। क्लियर है? अब 6 महीने बाद ह्यूमन राइट्स कमेटी की फिर से मीटिंग होगी, और जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है वो इंडिविजुअल को भी बुलाएगी और उस कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव को भी बुलाएगी। एक जगह बैठ के दोनों के बीच में दोनों की बातों को सुनेगी, और जो फैसला करेगी ह्यूमन राइट्स कमेटी, चाहे वो इंडिविजुअल के फेवर में करे, चाहे वो अगेंस्ट में करे, वो ह्यूमन राइट्स कमेटी दोनों को इन्फॉर्म कर देती है। इस तरह से इंडिविजुअल कंप्लेंट सिस्टम काम करता है। क्लियर है? और लास्ट क्या है ऑप्शनल प्रोटोकॉल में, यानी अगर कोई देश साइन कर देता है एबोलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी, तो अपने कंट्री में वो सज़ाए मौत की सज़ा कभी नहीं दे सकता। अगर मान लो कोई देश ने साइन कर दिया, जैसे हमने अभी निर्भया केस में डेथ पेनल्टी दिया था उसके कल्प्रिट्स को, अगर इंडिया ने साइन किया होता ये ऑप्शनल प्रोटोकॉल, सेकेंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल, तो अपने देश में यहाँ पे हमने अफजल गुरु को फांसी पे चढ़ाया, तो कोई भी हिलीनियस क्राइम क्यों ना हो, हम किसी भी कंडीशन में डेथ पेनल्टी, सज़ाए मौत या फांसी की सज़ा नहीं दे सकते थे अगर इंडिया ने साइन किया होता तो। यानी यही है इसके 2 ऑप्शनल प्रोटोकॉल। ऑप्शनल प्रोटोकॉल फर्स्ट इंडिविजुअल कंप्लेंट सिस्टम, एंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल सेकेंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल क्या है, अबोलिएशन ऑफ डेथ पेनल्टी। सो दिस इज़ ऑल इन द ICCPR. I hope you like it. Thank you for watching.